कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। यह दान है उन संस्कारों का जिसकी ज्योति से वह कन्या किसी और के घर को रोशन करती है। यह दान है उन गुणों का जो उसे अपने पिता के घर से मिला है और जिसकी शक्ति के कारण वह कन्या बड़ी सादगी से अपने पति के माता पिता अर्थात अपने सास ससुर को अपने माता पिता का दर्जा देती है। यह दान है उस निष्ठा का, यह दान है उस विश्वास का जो कन्या को इतनी शक्ति देता है कि वह अपना घर आंगन छोड़कर अपने पति के घर को अपनाती है। यह दान है उस स्नेह का जिसके धागे में वह अपने नए परिवार को पिरोती है, उसे पल्लवित करती है। और यह प्रतीक है माता पिता के उस बलिदान का जिसके कारण वह अपनी पुत्री को अपने पति के घर विदा करते हैं। फिर क्यों वही माता पिता इसी कन्यादान शब्द का सहारा लेकर अपने ऊपर आई हर मुसीबत से अपनी पुत्री को मदद के लिए रोकते हैं। क्यों यह कन्यादान शब्द एक बेटी को कभी कभी पराया सा बना देती है, लेकिन अपने माता पिता को संकट में देखकर उस बेटी पर क्या गुजरती है, यह परायापन उसे भीतर से कितना खोखला बना देती है, इसका अंदाज़ा वही बेटी लगा सकती है जिसके माता पिता संकट में हों परंतु वह बेटी से कोई मदद न लेना चाहते हों, और इसका अंदाज़ा वही बहू लगा सकती है जिसे अपने माता पिता की सहायता करने से उसी कन्यादान शब्द का सहारा लेकर रोका जा रहा हो। दुर्भाग्यवश मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जिस श्रद्धा से मैंने समीर की माँ को अपनी माँ का दर्जा दिया, उनकी हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश की, अपनी इच्छाओं को भूलकर कई बार समीर भी मुझसे कहते, सीमा, माँ को कभी भी कुछ चाहिए होता है तो वह मुझसे न कहकर तुमसे कहती हैं, क्योंकि वह जानती हैं मैं शायद उन्हें टाल भी दूँ, लेकिन तुम उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करोगी। मुझे तुम पर नाज है सीमा, परंतु अपनी भी इच्छाओं का, अपने भी सपनों का ध्यान रखा करो। सबके सपनों को पूरा करते करते तुम अपने सपनों को भूल मत जाना। और प्यार से मेरे माथे पर हाथ रख देते। मैं कुछ कह नहीं पाती, मेरी आंखें भर जाती। जानती थी कि समीर मेरी सबसे ज़्यादा फिक्र करते हैं और यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। आज जब माँ ने फ़ोन से यह सूचित किया कि पिताजी की बाईपास सर्जरी करवानी पड़ेगी, जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना होगा, तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने जब माँ से ऑपरेशन के खर्च के बारे में पूछा तो बोली, सीमा, ऑपरेशन तो बहुत महंगा है बेटी, परंतु तेरे पापा की कुछ जमा पूंजी है और कुछ पैसे भविष्य निधि से भी आ जाएंगे। बाकी तुम्हारे चाचा जी से उधार ले लेंगे, इंतजाम हो जाएगा बेटा। रवि को भी सूचित कर दिया है, वह भी शाम तक दिल्ली से यहाँ लखनऊ आ जाएगा। तुम चिंता मत करो, बस हो सके तो ऑपरेशन के वक्त यहाँ रहना, तुम्हारे पापा को अच्छा लगेगा। वह अपने दोनों बच्चों को अपनी आंखों के सामने देखेंगे तो उन्हें बहुत सुकून मिलेगा और हिम्मत भी बंधेगी। बड़ी बहन को देखकर रवि को भी हिम्मत मिलेगी। इस बुरे दौर से उबरने की कितने दिनों से तुम लखनऊ आए भी नहीं हो। और हाँ, एक बात और, दामाद जी से ये बिल्कुल भी मत कहना कि हमने पैसे तुम्हारे चाचा जी से उधार लिए हैं। तुम्हारे पिताजी कभी भी तुमसे और दामाद जी से पैसे नहीं लेना चाहेंगे। तुम तो उन्हें जानती हो ना। बस बेटी, जल्द से जल्द लखनऊ आने की कोशिश करना। मैं माँ से कुछ नहीं कह पाई। दुख, चिंता और इस परायेपन की तकलीफ़ ने मुझे खोखला सा बना दिया था। दिल तो कह रहा था कि तुरंत समीर से कहे कि वह 10 लाख रुपए पापा के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे, पर जाने क्यों वह रुक गई। वह जानती थी कि समीर के पैसे उसी के पैसे हैं और समीर कभी मना नहीं करेंगे, परंतु फिर भी कदम क्यों रुक गए। समीर ने यह पैसे फ्लैट बुक करने के लिए जमा किए थे। उनका सपना है कि हमारा अपना घर हो और अपने नन्हे मेहमान का आगमन अपने घर में हो। माँ जी ने सभी को अपने नए घर के बारे में बता रखा है और उस पर से माँ समीर से कुछ भी आर्थिक मदद नहीं लेना चाहती है, परंतु मैं तो बस अपने पापा की जान बचाना चाहती हूँ और मैं यह कतई नहीं चाहती कि पापा मेरे होते हुए अपने छोटे भाई से मदद लें। चाची हर बार माँ को कितना कुछ सुनाती हैं, ऐसे में फिर उनके सामने हाथ फैलाना उचित नहीं है। आखिर बेटी होने के नाते क्या अपने माता पिता के आत्मसम्मान की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी नहीं? एक पत्नी
और बहू होने का मैंने फ़र्ज निभाया है, तो एक बेटी होने के नाते अपने फ़र्ज से क्यों पीछे भाग रही हूँ? ऐसे कई प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहे थे और मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। फिर मैंने माँ जी से इस बारे में बात करने की सोची। आखिर समीर के पैसों पर जितना मेरा हक था उतना ही माँ जी का भी था। उनका जवाब उम्मीद के विपरीत मिला। माँ जी ने मुझसे कहा, देखो बहू, तुम्हारी चिंता अपनी जगह सही है, परंतु यदि उन्हें पैसों की ज़रूरत होगी तो वो खुद समीर से मांग लेंगे। तुम्हारी माँ ने तो तुमसे कोई मदद नहीं मांगी, और वैसे भी ये रुपए समीर कितने सालों से जमा किए हैं। तुम्हें तो पता ही है कि कब से वो एक घर लेने की सोच रहा है, और सबसे बड़ी बात कि अब तुम हमारे घर की बहू हो। अच्छा होगा कि तुम अपने मायके के घर के मामलों में दूरी ही रहो। हाँ, यदि तुम लखनऊ जाना चाहती हो तो जा सकती हो, वो बात और है। तुम्हारे छोटे भाई को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मुझे लगा कि मैं वही जड़वत खड़ी रहूं, मानो मैं अब और कुछ सुनने समझने की स्थिति में नहीं थी। मैंने कभी माँ जी से कुछ नहीं मांगा था। मेरी आंखों से आंसू अविरल बहे जा रहे थे। मेरा छोटा भाई रवि बैंकिंग की परीक्षाओं की तैयारी करने दिल्ली गया था। उसने कई परीक्षा दी भी थी और कई के रिजल्ट आने ही वाले थे। शुरू से ही वह एक होनहार छात्र था, परंतु उसे अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी थी। मैं माँ जी से क्या कहती, या उनकी कही बातों की पीड़ा में इतनी आहत थी कि मैंने चुप रहना ही उचित समझा। हिम्मत करके समीर से मैं फ़ोन पर बस इतना ही कह पाई कि वो मेरे जाने का रिजर्वेशन जल्द से जल्द तत्काल में करवा दे। शाम को जब समीर घर आए तो उन्होंने मुझे उदास पाया तो कहा, सीमा, पापा जी जल्द ही ठीक हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। मेरी तुम्हारी मम्मी और रवि से बात हुई है। मैंने ऑपरेशन के खर्च के बारे में भी पूछा था, पर उन्होंने कहा कि उसकी कोई समस्या नहीं है। फिर भी हो सकता है कि वो हमें बताना नहीं चाहती हूँ या हमसे आर्थिक मदद नहीं लेना चाहती हूँ, परंतु तुम चेक बुक साथ लेकर जाना। हमारे पास फ्लैट के लिए जो भी रुपए जमा है, तुम्हें जितना भी निकालना निकाल लेना। तुम बड़ी बेटी हो और हमारी जिम्मेदारी उनके प्रति भी उतनी ही है जितनी माँ के प्रति, ठीक है ना? तुम जाने की तैयारी करो और फ्लैट की चिंता बिल्कुल मत करना, हम बाद में भी फ्लैट ले लेंगे। सीमा, पता नहीं ऑफिस से मुझे छुट्टी मिले या नहीं, लेकिन तुम वहाँ सब संभाल लेना। मैं भी आने की कोशिश करूँगा। समीर, तुम कितने निश्चल हो, कितने अच्छे इंसान हो। यह कहते हुए मेरा दिल भर आया। तभी माँ जी के कमरे से जोर की चीख सुनाई दी। हम दोनों भागकर उनके कमरे में गए। देखा तो वह नीचे ज़मीन पर सीने के दर्द से छटपटा रही थी। समीर ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाया। माँ जी को हार्ट अटैक आया था और शरीर का आधा भाग लकवाग्रस्त हो गया था, परंतु समय पर इलाज और अच्छे डॉक्टरों की टीम ने उनकी जान बचा ली। 3 दिन आईसीयू में रहने के बाद माँ जी हमसे बात कर सकी। उन्होंने सर्वप्रथम मेरे पिताजी के बारे में पूछा। माँ जी, पापा का कल ही ऑपरेशन हुआ है, वो अब बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत करिए, आपको आराम की ज़रूरत है। माँ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मुझे पास बुलाया और मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मुझे माफ़ कर देना बेटी, मेरी वजह से तू अपने पिताजी के ऑपरेशन में नहीं जा पाई। मैंने तुम्हें तुम्हारे माता पिता की आर्थिक मदद करने से रोका था, और वह रुपए तो फिर मेरे पीछे चले ही गए। कभी कभी हम बड़े होकर भी कितनी छोटी सोच रखते हैं। तुमने जितना मेरा सम्मान किया, उतना स्नेह और सम्मान तो एक बेटी भी नहीं करती। माँ जी, यह कहकर फूट फूट कर रोने लगी। समीर मेरी तरफ आश्चर्य से देखने लगे, मानो वो अपनी माँ की कही बातों को समझने की कोशिश कर रहे हों। मैंने मुस्कुराकर माँ जी से कहा, माँ जी, अब आप ये सब भूल जाइए। चलिए मैं आपको एक खुशखबरी सुनाती हूँ। रवि का सरकारी बैंक में अफसर पद पर चयन हो गया है। माँ और पापा बहुत खुश हैं और मैंने माँ से बात कर ली है। हम पापा के अकाउंट में कुछ रुपए भेज रहे हैं। माँ तो हमसे मदद लेने के लिए बिल्कुल खिलाफ थी, बार बार यही कह रही थी कि हम कन्यादान कर चुके हैं, बेटी दामाद से मदद लेना ठीक नहीं लगता। लेकिन जब समीर ने उनसे कहा, कन्यादान करके आपने ऐसे संस्कारों और गुणों का मेरे घर दान किया है जिससे मेरे घर का वातावरण और मेरा जीवन धन्य हो गया। अब हमें पराया न समझे। सीमा का क्या आप पर और पापा पर कोई हक नहीं? क्या दामाद होने के नाते मेरा कोई दायित्व नहीं?
आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो पैसे मैं फिर कमा लूँगा, और उन रुपयों का क्या मोल जो अपनों के काम ना आ सके। माँ जी ने समीर की तरफ देखा और कहा, माँ की गलती को बेटे ने सुधार लिया। एक माँ के लिए इससे बड़ी गर्व की बात और क्या हो सकती है। हम माँ जी को घर ले आए। उनके इलाज में भी काफ़ी पैसे लग गए थे। कुछ रुपए हमने पापा के अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर दिए। रवि ट्रेनिंग के लिए दिल्ली चला गया। माँ को अब चाचा जी से रुपए उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। रवि की सफलता की खुशी ने पापा को ठीक होने में दवाइयों से ज़्यादा मदद की। दामाद के अपनत्व ने उन्हें गौरवान्वित कर दिया। वह खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मैं हर रोज़ उनसे फ़ोन पर बात करती। माँ जी की तबीयत की वजह से मैं लखनऊ तो नहीं जा पाई, परंतु समीर और मैं प्रतिदिन 3-4 बार ज़रूर पापा से बात करते। कुछ दिनों बाद समीर ने मुझसे पूछा, सीमा, माँ उस दिन हॉस्पिटल में क्या कह रही थी? मुझे समझ में नहीं आया। क्या उन्होंने तुम्हें पापा जी को पैसे ट्रांसफ़र करने से रोका था? मैंने हंसते हुए समीर से कहा, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सास बहू के बीच का मामला है। तुम तो बस अब मेरे लखनऊ जाने का रिजर्वेशन करा दो। माँ जी भी अब ठीक हो गई हैं और ऑपरेशन के बाद मैं पापा से मिली भी नहीं हूँ। इस पर समीर ने झट से कहा, अच्छा, तो तुम अकेले अकेले लखनऊ जाना चाहती हो? आखिर मुझे भी मेरे ससुराल जाने का मौका दो। सरिता मौसी माँ से मिलने यहाँ आने वाली हैं। माँ ने कहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ लखनऊ जाऊँ। माँ के पास सरिता मौसी तो रहेंगी ही। मैं और समीर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी? पसंद आई हो तो लाइक करें। चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।